ट्वेल्थ फिजिक्स में मिशन यूपी बोर्ड 2026 के तहत डेरिवेशन सीरीज में आज हम लोग तीसरा डेरिवेशन पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि उत्तल गोलीय पृष्ठ क्या होता है, उससे अपवर्तन किस प्रकार होता है और उसका जो अपवर्तन सूत्र है वो किस तरह से डिराइव करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो यूपी बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो डेरिवेशन है वो अवतल पृष्ठ के लिए भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार का होता है, उसका अपवर्तन सूत्र क्या है, उसको किस तरह से डिराइव करते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस लेक्चर में। देखें यहाँ पर, जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। पृष्ठ का मतलब होता है सतह, सतह को हम लोग पृष्ठ कहते हैं और हमारा जो पृष्ठ है वो मोस्टली कांच का बना होता है। अगर हमारा पृष्ठ उभरा हुआ है, कांच की सतह उभरी हुई है, उठी हुई है, तो उसे हम कहते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ। और वही पृष्ठ अगर हमारा दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ। आज हमारे सामने जो है वो हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ माना है। ये वाला देखिए यहाँ पे जो है वो उठा हुआ है हमारा, तो ये हमारा उत्तल हो गया और ये हमारा कांच का बना हुआ है, तो इस वजह से पृष्ठ को हम लोग सरफेस कहते हैं। तो हमने इसका नाम रख दिया एस डैश। तो हमने माना कि एस डैश हमारा कोई एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है और ये कांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है और ये रखा हुआ है वायु में, तो इधर माध्यम होगा हमारा वायु और ये पृष्ठ हमारा कांच का बना होता है, तो ये माध्यम अलग होगा, यानी ये है हमारा कांच। अब वायु का अपवर्तनांक अलग होगा, कांच का अलग होगा। अपवर्तनांक हम लोग एन या म्यू से दर्शाते हैं। तो वायु का अपवर्तनांक सपोज हमने मान लिया n1 और कांच का अपवर्तनांक मान लिया n2, अलग है तो n2 हो गया। अब अगर हम वायु और कांच की तुलना करें तो हम देखते हैं वायु जो है वो हमारा विरल माध्यम होगा, कांच है वो हमारा सघन होगा। अब विरल सघन माध्यम का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब अपवर्तन पढ़ते हैं तो हमारे सामने माध्यम कैसा है ये हमें मालूम होना चाहिए कि वो विरल है कि सघन है। तो बड़ा आसान तरीका है, जिस माध्यम का घनत्व कम है वो विरल होता है, जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वो सघन होता है। वायु का घनत्व कम है तो वायु हमारा विरल माध्यम का काम करेगा और कांच का घनत्व ज्यादा है तो कांच हमारा यहाँ पर सघन माध्यम का काम करेगा। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो वायु है वो है हमारा विरल माध्यम, यानी वायु क्या हमारा विरल माध्यम, और जो कांच है वो है हमारा सघन माध्यम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वायु है विरल यहाँ पर और कांच है सघन। देखिए, हमने पृष्ठ माना है एस डैश उत्तल गोलीय पृष्ठ है। अब इस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को दर्शाते हैं P से, और पृष्ठ ये अगर हम उसको पूरा करें तो ये गोला बनेगा, कांच का पूरा गोला बन जाएगा। तो उस गोले के केंद्र को यहाँ पर वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को हम लोग दर्शाते हैं C से। तो देखिए, हमारा एस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ हो गया, P यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया यानी पोल हो गया, C यहाँ पर इसका हो गया वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वक्र इस तरह से इधर की ओर है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ठीक है। अब इसके सामने हमने माना कि कोई वस्तु रखी है और वस्तु है हमारी बिंदु के आकार की, बिंदु वस्तु है। बिंदु वस्तु का मतलब ये है कि उसकी लंबाई नहीं है, वस्तु की लंबाई ज्यादा नहीं है, वो बहुत ही छोटी है, बिंदु के आकार की है। और दूरियां हम हमेशा ध्रुव से नापते हैं। कहां से नापते हैं? ध्रुव से। और ये हमारा वक्रता केंद्र है। और एक चीज हमें पता होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से पृष्ठ के किसी बिंदु को हम मिला दें। ये वक्रता केंद्र है, पृष्ठ के किसी बिंदु को आप मिला दें, यहां से मिलाते अगर हम रेखा खींच दें तो वो रेखा हमारी अविलंब होती है। क्या होती है? अविलंब। तो अगर हम इस वक्रता केंद्र से पृष्ठ के इस बिंदु को मिलाते एक रेखा खींचें इस तरह से, तो ये रेखा जो होगी वो हमारी अविलंब का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? अविलंब का। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस तरह से रेखा खींच दें तो रेखा हमारी अविलंब का कार्य करेगी और इसका हमने नाम रख दिया n। अविलंब हमारा है नॉर्मल यानी n। देखिए, वैसे ये भी हमारी अविलंब होती है और ये भी अविलंब होगा। आप किसी बिंदु को मिला दें पृष्ठ पर तो वो 90 डिग्री पर ही मिलता है, इस वजह से हम इसको अविलंब कहते हैं। अब अविलंब की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ते हैं, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो किरण किधर मुड़ेगी, अब ये जानने के लिए हमें इस नॉर्मल अविलंब की आवश्यकता होती है। अब देखना, इसमें एक प्रकाश किरण है। अब ये बिंदु वस्तु रखी है, पृष्ठ के सामने वस्तु को रख दिया है, पृष्ठ कांच का बना है तो जाहिर सी बात है वो इसका प्रतिबिंब बनाएगा।
अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो एक प्रकाश किरण जो जा रही है यहाँ से बिंदु वस्तु O से जो जा रही है सीधी, और ये तल के लंबवत, देखिए तल के लंबवत मतलब इसके पृष्ठ पर ही जा रही है, अभिलंब पर जा रही है। अभिलंब पर जाने वाली प्रकाश किरण भले ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वो मुड़ती नहीं है, वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो उस केस में आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान 0 होता है, और इस केस में उस किरण में अपवर्तन नहीं होता है, यानी वो मुड़ेगी नहीं, 90 डिग्री पर आ रही है। देखिए वायु से किस में जा रही है, कांच पे, और 90 डिग्री पर जा रही है, तो इस वजह से ये किरण बिल्कुल विचलित नहीं होगी। कहने का मतलब इसमें अपवर्तन नहीं होगा और वो सीधी निकल जाएगी। अब प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए, प्रतिबिंब एक किरण से नहीं बनता है। तो दूसरी किरण यहाँ से देखिए जो जा रही है वायु से कांच में, किससे जा रही है, वायु से कांच में। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन हमने बड़े डिटेल से पढ़ा है। अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। देखिए अगर पूरे में माध्यम वायु होता तो प्रकाश किरण वो सीधी जाती, इधर सीधी जाती, लेकिन सीधी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, इसके आगे वायु नहीं है, क्या है, कांच है, मतलब आगे सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण यानी अपने मूल रास्ते पर न जाकर अभिलंब की ओर झुकेगी। अब देखिए इसका अभिलंब नीचे की ओर है, तो यानी ऊपर अपने मूल रास्ते पर न जाकर अभिलंब की ओर मतलब नीचे की ओर ऐसी झुक जाएगी। झुक गई है, देखें यहाँ पर, उसको जाना चाहिए था यहाँ, जो जा रही थी इधर की ओर सीधी, लेकिन उधर नहीं गई है, किधर झुक गई है, अभिलंब की ओर, मतलब इधर नीचे की ओर झुक जाएगी। अब देखना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो ये किरण वास्तव में इधर जा रही है और ये किरण वास्तव में इधर जा रही है। अगर हम इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाएं तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, ये दोनों किरणें आगे कभी नहीं काटेंगी। लेकिन अगर इस किरण को हम पीछे बढ़ाएं, इस वाली किरण को जो अपवर्तित हुई है, इस वाली किरण को अगर हम पीछे बढ़ाते हुए लाते हैं इस तरह से, तो इधर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखें यहाँ पर इस जगह पे, तो इस बिंदु वस्तु O का जो आभासी प्रतिबिंब होगा यहाँ पर बनेगा, और इस प्रतिबिंब को हमने नाम दे दिया I फॉर इमेज। सुनिए, वास्तव में ये किरण इधर गई है एक, और दूसरी किरण इधर गई है। ये दोनों किरणें अगर हम इधर बढ़ाते हैं तो दूरी इनकी बढ़ती जाएगी, इधर कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन दोनों किरणों को हमने पीछे बढ़ाया, ये तो है ही, देखिए इस किरण को भी पीछे बढ़ाया और इसको भी अगर हम पीछे बढ़ाते हुए लाते हैं तो इस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती प्रतीत होती है। तो बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही कहां बनता है, I पर बनता है। अब देखना, इसी चीज को हमने लिख दिया है, माना S' एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, S' एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसके सामने एक बिंदु वस्तु O रखी है। क्या रखी है, O। अब देखना, वस्तु की दूरी को हम लोग U मानते हैं। क्या मानते हैं, U। और दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ली जाती है ऋणात्मक, और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां ली जाती है धनात्मक। अब ध्रुव हो गया P और O हो गई वस्तु। ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी होती है U। अब वो इधर है, बाईं ओर है, तो कैसी होगी, माइनस की। यानी हम कहां से कहां तक, ये दूरी P से लेकर O तक, इस दूरी को लिखेंगे माइनस का U। P ध्रुव है, O वस्तु, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है। अब वो इधर बाईं ओर है तो किसकी हो गई, माइनस की। अब ध्रुव है P और प्रतिबिंब है I, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V मानते हैं। अब ये भी बाईं ओर है तो ये किसकी हो जाएगी, हमारी माइनस की। तो यहां से लेकर यहां तक ये दूरी हो जाएगी हमारी माइनस का V। देखते रहे ना, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है, वो लेफ्ट में है तो माइनस की होगी। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V होती है, वो लेफ्ट में बाईं ओर है तो माइनस की होगी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को मानते हैं R। और वो दूरी इधर है, दाईं ओर है, तो दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। तो यहां से लेकर यहां तक, P से लेकर C तक, ये दूरी कितनी हो गई हमारी, R। देखिए चिन्ह परिपाटी का हमने इस्तेमाल किया है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, उसको दर्शाते हैं R से। अब ध्रुव के वो दाईं ओर है तो प्लस की हो गई। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है, वो इधर है तो माइनस की U हो गई। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V होती है, वो इधर है तो माइनस की हो गई। इसी चीज को देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माना S' एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, S' एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसके सामने U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इसका प्रतिबिंब पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन के पश्चात वो किरणें मुड़ी है, मुड़ने के बाद V दूरी पर कहां पर बना है, I पर बना है। वही देखो मैंने लिख दिया। और कैसा बना है, आभासी बना है। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद इसका वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन वो लिखेंगे, वो लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। अब देखो हम यहाँ पर कोण की बात कर लेते हैं। कोण, अब हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है आपतित किरण का
अविलंब के साथ कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तन में पढ़ा है, आपतित किरण का अविलंब के साथ कोण आपतन कोण कहलाता है, और आपतन कोण को हम दर्शाते हैं आई से। आपतित किरण वो किरण होती है जो किसी पृष्ठ पर, किसी तल पर गिरती है। अब देखना, O से लेकर N तक ये आपतित किरण है, O से लेकर N तक देख सकते हो, O से लेकर N तक ये आपतित किरण है, और ये N से लेकर C तक ये अविलंब है। तो O से लेकर N तक ये आपतित किरण और ये अविलंब है। तो आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है ये वाला, इसे कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। आपतन कोण को मानते हैं आई, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण हो गया मेरा आई, ये वाला कौन सा, NOC, ये वाला कोण जो है बाहर वाला ये आई हो गया। ठीक है। दूसरी बात, अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है, अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण R। अब अपवर्तित किरण कौन सी? अपवर्तित किरण मेरी ये वाली जो यहाँ से आगे गई है, N से लेकर ये, इसको मैं T नाम दे रहा हूँ, N से लेकर T तक ये अपवर्तित किरण है। अब अपवर्तित किरण को मैंने पीछे बढ़ाया है, अपवर्तित किरण को ही मैंने पीछे बढ़ाया है, TN से लेकर I तक, ये डॉटेड लाइन को जो मैंने पीछे बढ़ाया ये अपवर्तित किरण है, और ये अविलंब है, ये अविलंब है, ये लाइन अविलंब है, NC अविलंब है। अब अपवर्तित किरण का इस वाली लाइन का अविलंब के साथ जो कोण, ये वाला अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को हम मानते हैं R। तो ये कोण कौन सा हो गया मेरा? R हो गया। ठीक है। अब देखिए इन कोणों को हम मान ले रहे हैं, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को हमने मान लिया अल्फा, इस कोण को मान लिया बीटा, और इस वाले कोण को मान लिया गामा। क्या मान लिया? गामा। ये अंतः कोण मान लिए अल्फा, ये बीटा और ये गामा। डायग्राम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम इसको डेरिवेट करते हैं। तो देखिए किसी भी डेरिवेशन को करने की थोड़ी प्लानिंग होती है, इसको हम 3-4 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं। देखिए हर चीज ऐसे नहीं आती है, इसमें अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम है। जहां अपवर्तन होता है वहां स्नेल का नियम जरूर लगता है, क्योंकि स्नेल का नियम अपवर्तन पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है। फिर हम उसमें एक कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारा जो पृष्ठ है इसका द्वारक बहुत छोटा हो उस केस में क्या होगा। फिर हम एक सूत्र लगाते हैं, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, ये प्रमेय है, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। फिर इसके बाद एक सूत्र और है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है और बड़ी आसानी से हम इसका अपवर्तन सूत्र निकालने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग अपवर्तन है, अपवर्तन सूत्र निकालना है। यहाँ पर अपवर्तन लग रहा है तो स्नेल का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्नेल का नियम। तो स्टार्टिंग यहीं से है, देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब देखिए स्नेल का नियम हमने पढ़ा है अपवर्तन के नियम में, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। उसे नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब आपतन कोण को मानते हैं आई और अपवर्तन कोण को मानते हैं आर। आपतन कोण है आई, अपवर्तन कोण है आर। तो स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण है आई, ज्या को हिंदी में ज्या को इंग्लिश में कहते हैं साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण होता है आर, ज्या का मतलब साइन, ज्या को इंग्लिश में साइन कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता जो एक नियतांक होता है, उसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस चीज को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1n2 को लिखा जा सकता है क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, बाद वाला बट्टे पहले वाला, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। इस फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अपवर्तनांक में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा इस चीज को, n2 अपॉन n1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये लगाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, यदि जो हमारा पृष्ठ एस एस डैश है, यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो, तब क्या होगा वो देखें आप। यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तब हम कर क्या सकते हैं वो समझिए पहले आप। पृष्ठ है हमारा एस एस डैश। देखिए जब हमने पृष्ठ एस एस डैश इतना बड़ा लिया है, इतना बड़ा, तब हमारा आपतन कोण का मान इतना आया है।
और अपवर्तन कोण का मान इतना आया। इसी पृष्ठ को हम छोटा कर दें, कंडीशन लगा दी हमने, यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो, सपोज पृष्ठ का द्वारक हमारा इतना छोटा है, ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है S डैश। अब हम इसके सामने एक वस्तु को रख देंगे, बिंदु वस्तु को O। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ वक्रता केंद्र माना, यहाँ से अभिलंब डाला है, तो इस केस में जो I का मान होगा, R का मान होगा, बहुत ही छोटा होगा कि नहीं होगा। गौर करें, जब हमने पृष्ठ का द्वारक इतना बड़ा लिया तो I का मान इतना सा है, R का मान उससे भी छोटा है। लेकिन अगर इस पृष्ठ के द्वारक को हम छोटा कर दें, जाहिर सी बात, जब द्वारक छोटा होगा तो I R के मान तो बहुत छोटे होंगे। बहुत छोटे का मतलब लगभग नगण्य होगा, लगभग 0 के बराबर। और ये हम लोग जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे ये कहूँ साइन 0.00001, इसका मान कितना होगा, तो आप कहोगे लगभग कितना होगा हमारा 0। यानी कहने का मतलब यहाँ से एक बात निकल के आई है, साइन की टेबल में कोण का मान 0 के बराबर हो या 0 हो तो क्या कर देते हैं, साइन थीटा को ओनली थीटा लिख दिया है। देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, कई बार ये कंडीशन फिजिक्स में यूज होती है। साइन 0 का मान होता है 0। 0 का मतलब अगर कोई वैल्यू 0 के नजदीक है, यानी कोण का मान बहुत कम हो, तो साइन 0 का मान 0 होता है। उसी आधार पर इसका मतलब ये हुआ साइन 0 का मतलब थीटा, थीटा को हमने थीटा लिख दिया है। ये कंडीशन है कि अगर पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो उस केस में I मतलब आपतन कोण और R मतलब अपवर्तन कोण के मान बहुत बहुत कम होंगे, यानी लगभग नगण्य होंगे, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर होंगे, 0 के लगभग होंगे, तो साइन 0 को जैसे हम 0 लिखते हैं, मतलब साइन थीटा को ओनली क्या लिख सकते हैं, थीटा। जब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं तो इस केस में साइन I को ओनली I लिख सकते हैं, साइन R को ओनली R लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहां से हम साइन हटा सकते हैं। कंडीशन बिल्कुल जायज है, ऐसा बहुत ही पॉसिबल है कि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो। ये तो कंडीशन बनती, जब पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा तो आई आर के मान बहुत छोटे होंगे, लगभग 0 के बराबर होंगे। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, मतलब साइन की टेबल में कोण का मान बहुत कम हो तो साइन थीटा को ओनली थीटा लिख देते हैं। जैसे साइन 0 को 0 लिख दिया, 0 मतलब थीटा है, साइन थीटा थीटा बन जाएगा, तो उसी आधार पर साइन आई की जगह थीटा है तो साइन आई को ओनली आई लिख देंगे, साइन आर को ओनली आर लिख देंगे। मुझे लगता है इस पर इतना बोलना सफिशिएंट है और आपको ये कंडीशन बखूबी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, चलिए हम अपनी इस कंडीशन को लगाते हैं। कंडीशन लगा दी है, यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम ये कर सकते हैं, साइन आई को ओनली लिख सकते हैं आई, तथा साइन आर को ओनली लिखा जा सकता है आर। जब साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को आर लिख देंगे, इसको हम समीकरण 1 डाल दे रहे हैं। तब आप इधर आ जाएंगे, तब समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा ये, साइन आई को ओनली आई लिखेंगे तो साइन हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा आई अपॉन साइन आर को ओनली क्या लिख देंगे आर, तो यहाँ हो जाएगा आई अपॉन आर इज इक्वल टू, इधर चल रहा हमारा n2 अपॉन n1, तो यहाँ बचा है RHS में n2 अपॉन n1। कैंची का गुणा कर दो, इसको इधर, तो ये हो जाएगा मेरा n2 का गुणा r से होगा, n2 इंटू आर इज इक्वल टू n1 इंटू आई। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, एक काम हमने यहाँ पे कर लिया, स्नेल का नियम लगाया, और एक हमने अपनी कंडीशन इस्तेमाल करके समीकरण 2 बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक हमने थ्योरम पढ़ी है गणित में, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है। अब बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाएं तो जो बाहर कोण बनता है इसको हम बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिष्कोण। तो अगर हम ये कोण 1 मान लें, ये कोण 2 मान लें, इस कोण को 3 मान लें, इस कोण को 4 मान लें, तो जो कोण 4 होगा वो हमारा बहिष्कोण होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के, मतलब दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, यानी 4 जो होगा वो 1 और 2 के योग के बराबर होगा। ये प्रमेय है। अब कोई कह सकता हम इसको नहीं मानेंगे सर, मनवा तो हम देंगे। देखिए यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कहूँ ये कोण सपोज 30 अंश है, ये कोण 40 अंश है, ठीक है।
अब देखिए ये कोण जो होगा वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, देखो ये 30 है, ये 40 है, ये त्रिभुज का पहले हम ये कोण पता कर लें, ये कोण पता कर लें। ये 30 है, ये 40 है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 अंश होता है। ये 30, ये 40, तो त्रिभुज का तीसरा कोण अगर हमें निकालना है तो 180 अंश में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो। 30 40 हो गया 70। अब 180 में से 70 घटाओ तो ये वाला जो कोण होगा वो होगा हमारा 110। कितना होगा? 110। अब इसको देखिए, इतनी लाइन को, ये कोण है 110, तो ये कोण कितना होगा? 70। कैसे? ये एक पूरी सरल रेखा पर बना जो कोण है वो पूरा 180 होता है। अब जब पूरा कोण 180 में से ये 110 है तो बचा कोण कितना हमारा? 70। यही तो हम आपको समझाना चाह रहे थे। ये कोण कितना हो गया हमारा? 70। 70 और 110, इस पूरी रेखा पर जो कोण बन रहा है टोटल वो पूरा 180 का है। अब देखिए 70 को हम देखें तो क्या है? 30 + 40, यही तो 70 है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम अपने इन दो त्रिभुजों में लगाएंगे और यहाँ से हम लोग I और R के मान निकालते हैं। हर चीज़ का कारण है, क्यों लगा रहे हैं उसका भी कारण है। तो देखिए सबसे पहले आप इस त्रिभुज को लें, त्रिभुज NOC में, दिख रहा है NOC में, हम इसको बाहर खींच लेंगे, बाहर बना सकते हैं आप। देखिए मैं इसको बाहर ही निकाल लूंगा। त्रिभुज, इसकी बात हो रही है NOC की। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज NOC में, अब NOC चाहे तो हम इसमें भी लगा सकते हैं और बेहतर समझने के लिए आप इसको बाहर ही निकाल लो। NOC, तो N वाली ये लाइन है, देखिए NC वाली, और NO वाली ये है, OC वाली है। तो मैंने इसको बाहर ही खींच लिया, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से बना हुआ। ये वाला पॉइंट है N, तो यहाँ पे N लिखा। ये वाला पॉइंट है O, तो यहाँ पे O लिखा। और यहाँ ये वाला पॉइंट है हमारा C, तो इसको C लिखा। अब C के साथ जो कोण बन रहा है वो है मेरा गामा, O के साथ जो कोण बन रहा है वो है मेरा अल्फा, वो क्या है? अल्फा। और N के साथ ये जो कोण बन रहा है इस रेखा के साथ, वो कोण देख सकते हैं मेरा कितना है? I। अब देखिए I हो गया हमारा बहिष कोण। I क्या हो गया? बहिष कोण। किसी त्रिभुज का बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो I को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा, यानी जो I होगा अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा। लग गई प्रमेय? यानी I इजुकल टू मेरा होगा, क्या होगा? अल्फा प्लस गामा। क्या होगा? अल्फा प्लस गामा। ये करने के बाद आप देख सकते हैं, इधर से जाने के बाद आप इधर आ जाएंगे। ठीक है, हमने इस त्रिभुज में लगा दिया NOC में, I निकाल लिया। I का मान कितना है? अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब हम एक बार इस त्रिभुज को लेंगे NIC में, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसके बाद आप इधर आएंगे त्रिभुज NIC में, किसमें? NIC में। देखिए बेहतर समझने के लिए इसको बाहर ही खींच लो। चलिए इसको भी बाहर निकाल ले रहे हैं। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह का बना हुआ है, जैसा बना है मैं वैसा बना दूंगा। देख सकते हैं ये वाला पॉइंट है N, तो मैंने N लिखा। ये वाला पॉइंट है I, तो मैंने I लिखा। ये वाला पॉइंट है C, तो मैंने C लिखा। अब C के साथ कोण कितना है मेरा? गामा, तो मैंने गामा लिखा। I के साथ कोण कितना है देख सकते हैं? बीटा, तो मैंने यहाँ पे बीटा लिखा। देखते रहे ना, एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। और NI के साथ, देखिए NI के साथ कोण ये R है। NI के साथ कोण कितना बना बाहर? R, तो यहाँ पे इसको मैंने R लिखा, लिख दिया। अब देखिए इसमें जो R है वो मेरा बहिष कोण हो गया। R क्या हो गया? बहिष कोण। तो किसी त्रिभुज का बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू मेरा होगा बीटा प्लस गामा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। यानी R इक्वल टू लिखा जा सकता है हमारा बीटा प्लस गामा। देखिए हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, प्रमेय थ्योरम इस्तेमाल कर ली। किसी त्रिभुज का बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो कर दिया। अब हम क्या करेंगे? I तथा R के मान समीकरण 2 में लिखने पर किस में लगा देंगे? समीकरण 2 में। देखिए इसमें I तथा R के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए लगाएंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 यहाँ है। अब पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। N2, तो यहाँ पे मैंने लिखा N2। R, N2 बाद क्या? R, और R का मान हम लोग निकाल लिए अभी। R का मान कितना है? R का मान है हमारा बीटा प्लस गामा।
लगा दिया, इजुकल टू, तो इजुकल टू आगे n1 तो n1 आई का मान कितना, आई का मान है अल्फा प्लस गामा, तो आई का मान लगा दिया हमने अल्फा प्लस गामा। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 3। क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब एक स्टेप और है, उसके बाद कैलकुलेशन है। अब यहाँ से इसको करने के दो तरीके हैं। कुछ लोग तो यहाँ से लंब डाल देते हैं, फिर लगाते हैं टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। एक इसका तरीका और है, बेहतरीन तरीका है। हम एक सूत्र जानते हैं, कौन सा, कोण इक्वल टू मेरा सूत्र होता है, कोण इक्वल टू मेरा सूत्र होता है क्या, चाप बट्टे त्रिज्या। क्या होता है, कोण इक्वल टू चाप बट्टे त्रिज्या। ये सूत्र हमने पढ़ा रेखा गणित में, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण इक्वल टू होता है चाप बट्टे त्रिज्या। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए देखिए, इसको देखिए, कोण अल्फा को देखिए, इस कोण अल्फा को देखिए, ये कोण हो गया, सॉरी इस कोण गामा को देखिए, इस कोण गामा को देखिए, ये कोण हो गया हमारा गामा, गामा के सामने चाप हो गया हमारा, ये चाप क्या हो गया NP, और त्रिज्या हो गई P से लेकर C तक, तो ये PC हो गई त्रिज्या और चाप हो गया NP। तो अल गामा इक्वल टू हो जाएगा चाप NP बट्टे PC, और PC का मान कितना हमारा R। देखिए बड़ा आसान है, हमने रेखा गणित में पढ़ा है। इस तरह का चाप, ये कोण अगर थीटा है और चाप है हमारा ये AP और त्रिज्या R, तो कोण इक्वल टू सूत्र मेरा होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ये केंद्र अगर हम O मान लें तो थीटा इक्वल टू मेरा सूत्र क्या होगा, चाप, चाप का मान है AP और बट्टे त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना R। इस सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। थीटा इक्वल टू यानी कोण इक्वल टू होता है चाप बट्टे त्रिज्या, कोण के सामने ये चाप होता है, ये P से लेकर O तक ये त्रिज्या है। अब देखिए इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए, कोण है हमारा गामा, कोण कितना है गामा, अब गामा के सामने चाप है हमारा NP और त्रिज्या है P से लेकर C तक। अब P से लेकर C तक इसकी दूरी कितनी है R, वो भी किसकी, प्लस की। तो यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू गामा, गामा के सामने चाप है NP, तो चाप मैंने लगाया NP बट्टे त्रिज्या, त्रिज्या P से लेकर C तक, और इसका मान चिन्ह प्रपाटी से हम लोग जानते हैं, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R के बराबर है, तो हमने R लगा दिया, गामा निकल आया। अब देखिए इसको देखें, इसको देखें यहाँ पर, इसको देखें, इसके लिए कोण है हमारा कितना अल्फा, कितना अल्फा। अब अल्फा के लिए चाप हो गया हमारा NP और त्रिज्या हो गई PO। अल्फा के लिए चाप क्या हो गया NP, त्रिज्या हो गई PO, तो अल्फा इक्वल टू ले सकते हैं NP अपॉन PO। PO का मान कितना है हमारा माइनस का U, PO का मान कितना है माइनस का U। यहाँ पर अब हो सकता है किसी को ये समस्या हो कि चाप तो ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा, लेकिन सर तो हमारा ऐसा घुमा के ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा कैसे लगा रहे हो जी, ऐसा लगा रहे हैं। ये पॉइंट है हमारा O, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा P, और ये पॉइंट है हमारा N, ठीक, और P से लेकर O तक, P से लेकर ये दूरी है हमारी माइनस का U। चाप वैसे जनरली ऐसे होता है, लेकिन हम ऐसे क्यों लगा रहे हैं, देखिए इसका भी कारण है। कारण मेरा ये है, हम पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा मान चुके हैं। जब छोटा माने, इसमें तो आपको दिख रहा है कि चाप इधर लग रहा है, इसमें भी दिख रहा है चाप इधर लग रहा है। अब मैं चाप द्वारक को इतना छोटा कर दूं, अब द्वारक जब इतना छोटा है, चाप चाहे मैं इस तरह से लगाऊं चाहे इस तरह से लगाऊं, तो जब द्वारक छोटा है तो इस तरह के चाप में और इस तरह के चाप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। जब फर्क नहीं रहेगा तो हम इस लाइन को और इस लाइन को एक जैसा मान सकते हैं। चाप चाहे फिर ऐसा हो चाहे ऐसा हो, देखिए द्वारक जब छोटा होगा तो चाप चाहे इधर घूम के लगे चाहे इधर घूम के लगे, चाप तो फिर चाप की तरह से काम करेगा। बड़े में तो मैं दिख रहा है कि चाप इधर घूम, इधर है, इधर चाप लगा है, वक्र इधर है, इसमें दिख रहा है वक्र इधर, इसमें इधर है। लेकिन द्वारक ही हम छोटा करना, अब इतनी छोटा सा चाप है, अब इसमें कहाँ दिख रहा है कि चाप किधर घूमा हुआ है। तो इस केस में हम लोग ये लगा सकते हैं, ये चाप हमारा NP हो जाएगा, त्रिज्या PO हो जाएगी, तो PO का मान हमारा कितना है पर माइनस का U। तो हम इस चीज़ को इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कंडीशन हमने लगा ली है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फिर गौर करें, कोण है हमारा अल्फा, अल्फा के लिए चाप हो गया हमारा NP और त्रिज्या हो गई PO, यानी कोण है हमारा अल्फा, अल्फा इक्वल टू अल्फा के लिए चाप हो गया NP, तो चाप हमने लगाया NP अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या होगी P से लेकर O तक, P से लेकर O तक, और P से O तक की दूरी कितनी हमारी माइनस का U, चिन्ह प्रपाटी से हमने यहाँ पे लिखा माइनस का U, अल्फा हो गया। अब देखें बीटा, ये बीटा है, बीटा ये, बीटा के लिए चाप तो यही है, चाप क्या NP, अब त्रिज्या होगी हमारी P से लेकर I तक,
P से लेकर I तक, और इसकी दूरी कितनी है हमारी माइनस का V। तो इसी आधार पर हमने यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू लिखा बीटा के लिए देख सकते हैं, बीटा के लिए ये बीटा कोण के लिए चाप हो गया NP, त्रिज्या हो गई PI का मान कितना है माइनस का V। तो मैंने यहाँ पे लगाया NP अपॉन माइनस का V। देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से एक सूत्र लगा के कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या लगाकर हमने अल्फा बीटा गामा इनके मान निकाल लिए। अब बहुत आसान, बस अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी समीकरण 3 से आ जाए आप, समीकरण 3 से। अब हमें डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। N2 तो N2 देखिए, पूरा ध्यान N2 पर, यानी होना चाहिए समीकरण 3 पर बीटा प्लस गामा। अब बीटा का मान जो है हमारा है NP अपॉन माइनस V। तो यहाँ पर मैंने लिखा NP अपॉन माइनस V प्लस गामा का मान है हमारा NP अपॉन R। तो यहाँ लिखा NP अपॉन R इजुकल टू N1 तो N1 देखते हैं ना। अल्फा का मान देख सकते हैं हमारा है NP अपॉन माइनस U। तो यहाँ पे लिखा हमने NP अपॉन माइनस U प्लस गामा। अब गामा का मान कितना हमारा NP अपॉन R। तो यहाँ पे लिखा मैंने NP अपॉन R। सुनिए, एक तो तरीका वो है आप NP यहाँ से काट दें, वरना इसको कॉमन ले लें तब कटता है। N2 अंश में देखो NP कॉमन है, तो अंश में NP कॉमन कर दिया। यहाँ बचा मेरा 1 अपॉन माइनस V प्लस 1 अपॉन R इजुकल टू N1। देखिए यहाँ भी NP अंश में कॉमन है, तो NP को हमने कॉमन कर दिया। यहाँ बचा हमारा 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन R। देख सकते हैं NP से NP कट गया। अब क्या करेंगे, N2 का अंदर गुणा कर दो, तो N2 गुणा पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, वैसे ही N1 का गुणा कर दो इसमें होगा और इसमें, दोनों में गुणा कर दीजिए। तो N2 का गुणा करेंगे तो पहले तो चिन्ह माइनस का होगा, N2 अपॉन V अंश का अंश में गुणा होगा N2। सुनिए इधर ये क्या लिखा हुआ है हमारा N2 अपॉन V प्लस N2 का इसमें करेंगे तो N2 अपॉन R इजुकल टू N1 का गुणा इसमें करेंगे तो चिन्ह पहले आएगा माइनस N1 अपॉन U और प्लस N1 अपॉन R। देखिए अब यहाँ पर गौर करें, बस एक स्टेप आंसर है। N2 अपॉन B को उधर ले जा रहे हैं, N2 अपॉन B को उधर ले जा रहे हैं और N1 अपॉन R को इधर ले जा रहे हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ें कर रहे हैं, N2 अपॉन B का पक्षांतर कर रहे हैं बराबर के उस साइड और N1 अपॉन R का इस साइड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, R वाले एक तरफ और U V वाले एक तरफ। तो जब N2 अपॉन B उधर जाएगा, ध्यान दें यहाँ पर N2 अपॉन B जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। इसके बाद आप इधर आ जाना, देखना एक लाइन आंसर है बस। N2 अपॉन B का पक्षांतर कर दो उधर, जब N2 अपॉन B उधर जाएगा तो माइनस का है इधर, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा। देखिए पहले इसको यहीं रखा, देखो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचा है मेरा N2 अपॉन R। तो यहाँ पर लिखा मैंने N2 अपॉन R। सुनिए N2 अपॉन R। अब देखिए N1 अपॉन R को मैं इधर ला रहा हूँ, जब N1 अपॉन R को इधर लाएंगे तो इधर प्लस का जरा किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हो गया हमारा N1 अपॉन R इजुकल टू, सुनिए N2 अपॉन V जो हमारा माइनस का है इसका पक्षांतर कर दो तो उधर जाकर किसका हो गया प्लस का। तो N2 अपॉन V प्लस का हो गया। और सुने ये N1 अपॉन U इधर ही रखा हुआ है, इसको मैं कहीं नहीं ले गया हूँ, तो ये मेरा माइनस का है, माइनस N1 अपॉन U। तो सुनिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लासा ले सकते हैं R। तो जब लासा लेंगे R तो यहाँ बचेगा मेरा N2 माइनस N1, इसको ऐसे लिख देते हैं, और इजुकल टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। कुछ नहीं किया, हमने पक्षांतर कर दिया, इसका उधर उसका इधर। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कर दिया। सूत्र हमारा निकल के आया है N2 माइनस N1 अपॉन R इजुकल टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। यहाँ पर क्या गौर करें, N1 है पहले माध्यम का पूर्णांक, यहाँ पर हमने y मान ली पहला माध्यम तो उसका पूर्णांक हो गया N1। N2 है हमारा दूसरे माध्यम का पूर्णांक, R है उस उत्तल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और V है प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु की दूरी। तो अपवर्तन सूत्र हमें जो रिलेशन देता है वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध को बताता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दिया है, और आपको लेक्चर्स कैसा लग रहा आप इसका कमेंट करके जरूर बताएं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।